Welcome to Molecule. हेलो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले जो मेरे नए व्यूवर्स हैं उनको मैं ये सलाह देना चाहता हूँ कि वो मेरे पुराने वीडियोस जो रामाचंद्रन प्लॉट और अमीनो एसिड्स हैं उसको देख लें, ताकि उनको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आए। और मेरे वीडियोस हिंदी और इंग्लिश दोनों में हुआ करेंगे, ताकि जिसको जो देखना हो वो देखे। तो शुरू करते हैं। द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन्स के 4 स्टेट होते हैं, आपको सबको पता है। जैसे जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है, इसका फिर टर्शरी स्ट्रक्चर बनता है और फिर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनता है। एग्जैक्टली उसी तरीके से जैसे घर बनने से पहले नींव खोदी जाती है, फिर कॉलम डाले जाते हैं, उसके बाद फिर एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार होता है कि भाई कैसे लेआउट होगा घर का, और उसके बाद फिर फाइनली उसको एक टचअप दिया जाता है, एक घर की तरह उसको एक लुक दिया जाता है। तो ऐसे ही तो नींव खोदना इज़ जस्ट लाइक ये प्राइमरी स्ट्रक्चर कितना है, और आपका बाकी सब चीज़ें जो हैं वो सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी स्टेजेस हैं सबके अलग अलग। तो पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर बनेगा, फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेगा, फिर टर्शरी स्ट्रक्चर बनेगा, फिर द लास्ट लेवल है आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो अब सबसे पहला सवाल तो यही बना कि भाई प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का कैसे बना। तो जब 2 अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं और पानी निकलता है इससे, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि एक अमीनो एसिड में दो एंड्स होते हैं, एक कार्बोक्सिल एंड होता है और एक अमीनो एंड होता है। अमीनो एंड में लगा होता है NH3 और कार्बोक्सिल एंड में लगा होता है COOH। तो यहाँ पे OH कार्बोक्सिल ग्रुप का और H NH2 से दोनों जुड़ते हैं और पानी निकल जाता है और CONH2 बॉन्ड बनता है, जिसे हम लोग अमाइड बॉन्ड भी कहते हैं या पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड भी कहते हैं। और ऐसे ही पूरा का पूरा चेन बनता चला जाता है अमीनो एसिड्स का, अलग अलग अमीनो एसिड्स के नेचर से। अब अमीनो एसिड्स के R ग्रुप होते हैं। R ग्रुप के अलग अलग नेचर होते हैं, जो कि मैंने अपने अमीनो एसिड्स की वीडियो में बताया है कि वो हाइड्रोफोबिक भी हो सकते हैं, हाइड्रोफिलिक भी हो सकते हैं, पोलर अनचार्ज भी हो सकते हैं, एरोमेटिक भी हो सकते हैं। अब आप वो आप वीडियो देख लीजिएगा तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा कि मैंने R ग्रुप्स के बारे में वहाँ बात करी है। तो अभी जल्दी से शुरू करते हैं अपने सेकेंडरी स्ट्रक्चर के टॉपिक को। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर एक लोकल स्पेशल अरेंजमेंट को डिस्कस करता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि नॉर्मली जो ये स्टेटमेंट है, द टर्म सेकेंडरी स्ट्रक्चर रेफर्स टू द लोकल स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड रेसिड्यूज दैट आर एडजेसेंट इन अ सेगमेंट ऑफ ए पॉलीपेप्टाइड अनअफेक्टेड बाय इट्स साइड चेन्स। मैंने आपको पॉलीपेप्टाइड के बारे में बताया अभी कि पॉलीपेप्टाइड में अमीनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन होता रहेगा और पॉलीपेप्टाइड बनता रहेगा अलग अलग अमीनो एसिड से। तो यहाँ पे सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कैसे अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ेंगे वो डिसाइड करते हैं कि या तो वो अल्फा हेलिक्स बनेंगे, या तो वो बीटा शीट बनेंगे, या तो वो बीटा टर्न बनेंगे। आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। और लोकल स्पेशल अरेंजमेंट का मतलब ये होता है कि उनको स्टेरिक हिंड्रेंस से, रिपल्शन से कोई मतलब नहीं होता है अभी फ़िलहाल। वो अपना एक पैटर्न फॉलो कर रहे होते हैं, वही वो पैटर्न फॉलो करेंगे। यहाँ अल्फा हेलिक्स बीटा शीट दोनों ही हाइड्रोजन बॉन्ड से स्टेबलाइज होते हैं, कार्बोनाइल और NH बॉन्ड में। कार्बोनाइल और NH बॉन्ड का क्या रोल है मैं आपको अभी बताता हूँ। और जैसे कि मैंने रामाचंद्रन प्लॉट में बताया है कि कार्बोनाइल ग्रुप में CO ग्रुप होता है, कार्बोनाइल ग्रुप, और उसमें ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और H बॉन्ड जो है, जो NH बॉन्ड में से H बॉन्ड जो है, वो H बॉन्ड हाइड्रोजन ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ मिलकर एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड मैंने अपने उस वाले वीडियो में डिस्कस किया है। मैंने ये बताया था अपने अमीनो एसिड के वीडियो में कि 2 तरीके के फोर्सेस होते हैं जो कि प्रोटीन स्ट्रक्चर को बनाते हैं। एक है कोवलेंट इंटरेक्शन या कोवलेंट फोर्स, और दूसरा है नॉन कोवलेंट फोर्स या नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन, जिसमें नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन में आपके हाइड्रोजन बॉन्ड आते हैं, डायपोल इंटरेक्शंस आते हैं, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस आते हैं, आयनिक इंटरेक्शंस आते हैं। और जो आपका कोवलेंट इंटरेक्शन है उसमें आपके अमाइड बॉन्ड्स आते हैं जो फॉर्मेशन होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर में, और डाइसल्फाइड बॉन्ड्स आते हैं जिसके बारे में हम लोग टर्शरी स्ट्रक्चर में बात करेंगे। और मैंने अपने अमीनो एसिड के वीडियो में भी डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के बारे में बात करी है थोड़ी बहुत, तो आप लोग वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं एक्सेप्ट फॉर अमीनो एसिड्स नियर द एंड्स ऑफ एन अल्फा हेलिक्स ऑल द मेन कार्बोनाइल एंड NH ग्रुप्स आर इन्वॉल्व्ड एंड आर स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी अमीनो एसिड्स हैं
बस वही अमीनो एसिड्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जो अल्फा हेलिक्स के एंड में होते हैं, क्योंकि वो टर्न में काम आते हैं। इसीलिए वो जो एंड्स में होते हैं वो अल्फा टर्न बनाते हैं, इसीलिए वो यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होते हैं अल्फा हेलिक्स के फॉर्मेशन में, अल्फा हेलिक्स के हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। द मोस्ट प्रोमिनेंट सबसे ज़्यादा जो है वो अल्फा हेलिक्स पाए जाते हैं नेचर में, और उसके बाद फिर बीटा शीट पाए जाते हैं, और उसके बाद फिर बीटा टर्न जो टर्निंग में और अरेंजमेंट ऑफ जब हम लोग उसको पढ़ेंगे सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे तो हम लोग समझेंगे जैसे कि अल्फा हेलिक्स को बीटा शीट के साथ जोड़ना है तो उसमें टर्न्स आएंगे। जब तक वो टर्न नहीं करेगा, जब तक वो कैसे एसोसिएट करेंगे एक दूसरे के साथ, तो वो इसमें बीटा टर्न है, गामा टर्न है और अल्फा टर्न है, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। बेसिकली जो बहुत कॉमन होता है वो बीटा टर्न होता है, और जब भी कोई रेगुलर पैटर्न नहीं पाया जाता तो उसको एक अनडिफाइंड या रैंडम कॉइल का नाम दे दिया जाता है। अल्फा हेलिक्स के बारे में बात करते हैं। अल्फा असल में कभी आप लोग ने कभी स्प्रिंग देखा हो या कभी आपने क्रीपर को देखा हो पेड़ पे चढ़ते हुए, तो वो एक हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है, या सांप अपने शिकार को लपेट रहा हो तो वो एक हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है। वैसे ही अल्फा हेलिक्स है। अल्फा हेलिक्स भी एक हेलिकल स्ट्रक्चर है जो कि जिसको आप क्रीपर से मिला सकते हैं या आप स्प्रिंग से मिला सकते हैं, आगे हम लोग देखेंगे पिक्चर्स में। और अल्फा हेलिक्स इसीलिए बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल है क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड का बहुत ज़्यादा फॉर्मेशन होता है। अभी हम लोग देखेंगे आगे। देर आर 3.6 रेसिड्यूज ऑफ अमीनो एसिड्स पर टर्न ऑफ द हेलिक्स। अभी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, और पिच क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। द पिच असल में क्या होता है कि कितने अमीनो एसिड रेसिड्यूज हैं एक टर्न के अंदर और कितनी उसकी दूरी है, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं या उसका गुणा कर देते हैं तो वो 5.4 एंगस्ट्रॉम आता है। अभी आगे हम लोग देखेंगे पिक्चर्स में। यहाँ पे जो भी जितने भी टर्न्स हैं वो एडजेसेंट टर्न से 3 या 4 हाइड्रोजन बॉन्ड से स्टेबलाइज होते हैं और वो सिग्निफिकेंट स्टेबिलिटी देते हैं ओवरऑल स्ट्रक्चर को। सारे के सारे पेप्टाइड बॉन्ड अल्फा हेलिक्स नहीं बना सकते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड्स क्यों नहीं बना सकते अल्फा हेलिक्स? बिकॉज इसके पीछे एक वजह है। यहाँ अल्फा हेलिक्स का एक पैटर्न होगा। अब जैसे हम लोग देखेंगे अल्फा हेलिक्स में कौन कौन से अमीनो एसिड्स इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं और कौन कौन से अल्फा हेलिक्स को बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल माना जाता है। अब जैसे यहाँ पे द नेक्स्ट स्टेटमेंट में जो है वो बात ये कर रहे हैं कि एक पॉलीपेप्टाइड में हमेशा एक प्रॉपर्टी होती है कि वो अल्फा हेलिक्स ही बनेंगे, बट कैसे अरेंजमेंट हो रहा है अमीनो एसिड्स का वो भी डिसाइड करेगा एक अल्फा हेलिक्स के फॉर्मेशन को। तो एलेनिन जहाँ पे पाए जाते हैं, एलेनिन बहुत ज़्यादा पाया जाता है अल्फा हेलिसेस में। एलेनिन शोज द ग्रेटेस्ट टेंडेंसी टू फॉर्म अल्फा हेलिसेस। अब जैसे कि मेरे अमीनो एसिड्स की वीडियो में मैंने बताया था कि नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स होते हैं। नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स में आपका ग्लूटामिक एसिड और अस्पार्टिक एसिड आ जाता है, और पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स में आपका आर्जिनिन है, लाइसिन है और हिस्टिडीन है, ये आ जाते हैं। तो क्या होता है कि अगर साइड चेन्स में नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स होंगे या पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स पास होंगे तो क्या होगा, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे या एक दूसरे को धक्का देंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग को पता है कि लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। तो यहाँ पे अगर लाइक चार्जेस आ जाएंगे, जैसे अगर नेगेटिव और थोड़ी देर बाद फिर नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव का जो साइड चेन है वो एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो जब रिपेल करेगा तो स्टेबिलिटी किसकी ख़राब होगी? अल्फा हेलिक्स की। तो अल्फा हेलिक्स इसीलिए इनको एंटरटेन करता ही नहीं है। वो कहता है भैया तुम लोग को आने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम लोग आके हमारा काम ख़राब करोगे। तो इसीलिए पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स और नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स अल्फा हेलिक्स से दूर रहते हैं। आगे, the bulk and shape of asparagine, serine, threonine and cysteine residues can also destabilize alpha helix if they are close in the chain. अब यहाँ पे ये जो मैंने अमीनो एसिड्स के नाम दिए हैं, एस्पार्जिन है, सीरीन है, थ्रियोनिन है और सिस्टीन है, ये थोड़े बल्की होते हैं। जो बल्की होते हैं मतलब वो ज़्यादा जगह लेंगे। जब जैसे एक मोटा आदमी अगर बैठेगा कहीं तो वो ज़्यादा जगह लेगा, वैसे ही अगर ये कहीं आएंगे, ये अमीनो एसिड कहीं आएंगे तो ये ज़्यादा जगह लेंगे, बिकॉज इनका जो साइड चेन है वो बड़ा है थोड़ा सा, तो वो फैलेगा स्पेस में। तो वो भी एक तरीके से डिस्टेबलाइज कर सकता है अल्फा हेलिक्स को, बिकॉज अल्फा हेलिक्स एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, उसका एक रेगुलर पैटर्न है। तो अगर ये अभी आएंगे तो भी ये लोग काम ख़राब करेंगे। आगे फिर उसके बाद प्रोलीन है या ग्लाइसिन है, ये भी थोड़ा सा काम ख़राब करते हैं, इसीलिए इन लोग को ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं अल्फा हेलिसेस। प्रोलीन क्यों एक्सेप्ट नहीं होता है इसके बारे में तुम लोग आगे बात करेंगे। ग्लाइसिन इसलिए नहीं होता कि ग्लाइसिन बहुत सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है। उसका साइड चेन में उसके आर ग्रुप में H एटम है
और वो हर जगह फिट हो सकता है, इसलिए वो थोड़ा बहुत गड़बड़ करता है अल्फा हेलिसेस को बनाने में। और प्रोटीन में क्या होता है, नाइट्रोजन एटम है और वो रिजिड रिंग है, मतलब उसका इम्यूनो ग्रुप है, या पायरोलिडिन रिंग है उसका, जो कि रोटेशन को रिस्ट्रिक्ट करता है और 60 डिग्री से ऊपर कभी नहीं जाता है, इसीलिए ये भी डिस्टेबलाइज कर लेता है अल्फा हेलिक्स को। अगर आप देखें इस फिगर में, तो आप देख रहे हैं कि ये एक स्प्रिंग की तरह, एक खिंचा हुआ स्प्रिंग की तरह लग रहा है, और ये जो आपको हरे हरे डॉट्स बाहर दिखाई दे रहे हैं, ये बेसिकली आर ग्रुप्स हैं। अब ये कैसे आर ग्रुप्स हैं, ये कैसे अरेंजमेंट है, ये एक दूसरे को रिपेल नहीं कर रहे हैं, बस ये आर ग्रुप्स हैं और ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर का बेसिक रिपीट चलता रहेगा। आर ग्रुप्स का रोल कैसे अरेंज होगा, ये टर्शियरी स्ट्रक्चर के रोल में आएगा। और ये जो काले काले डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये कार्बन एटम्स हैं। ये एक स्प्रिंग है, देखिए इसी की तरह मिलता जुलता है कुछ। स्प्रिंग को भी आप एक अल्फा हेलिक्स से रिलेट कर सकते हैं। अल्फा हेलिक्स का ये एक स्ट्रक्चरल पैटर्न है। ये जो आपको ब्लू लाइंस दिखाई दे रहे हैं, ये और ये सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है। ये जो लाल आपका डॉट है, ये जो लाल एटम है, जो जिसको एटम को दिखाया गया, ये ऑक्सीजन एटम है, और ये हाइड्रोजन एटम है जो सफ़ेद है। तो ये सब जब एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम और एक NH बॉन्ड से जुड़ा हुआ एक H एटम जोड़ते हैं, आप आपस में एक एसोसिएशन बनाते हैं, उसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ पे अल्फा हेलिक्स में बहुत ज़्यादा रोल है हाइड्रोजन बॉन्ड का, बल्कि बीटा शीट्स में भी है, मगर अल्फा हेलिक्स में बहुत ज़्यादा है। इंट्राचेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे भी मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई है। और जैसे कि मैंने बताया था आपको कि एक और दूसरे स्ट्रैंड के दूसरे की दूरी ये जो है, ये आपका 5.4 एंगस्ट्रॉम है, या 0.54 नैनोमीटर भी कह सकते हैं, बिकॉज 1 नैनोमीटर में 10 एंगस्ट्रॉम होते हैं। और ये जो लमसम है, यहाँ पे 3 to 4 अमीनो एसिड्स का एक वो होता है, क्या नाम है, इसके बीच में जितने अमीनो एसिड्स होते हैं, ये 3 से 4 हो सकते हैं। तो इसीलिए अप्रॉक्सीमेटली निकाल लिया 3.7 रेसिड्यू। तो यहाँ पे साफ साफ दिखाया गया आपको कि कार्बन कौन सा है, हाइड्रोजन कौन सा है, नाइट्रोजन कौन से कलर का है, ऑक्सीजन कौन से कलर का है, और आर ग्रुप को किससे दिखाया गया है, क्या हाइड्रोजन बॉन्ड है और क्या आपका सिंगल बॉन्ड है, कैसे ये एसोसिएशन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, अमीनो टर्मिनल कौन सा है और कार्बोक्सी टर्मिनल कौन सा है। अब हम लोग बात करते हैं अरेंजमेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन अल्फा हेलिक्स। ये देखिए, आप अगर देख सकते हैं, तो ये अगर इसको मैं आई मान रहा हूँ, अगर मैं इस बॉन्ड को आई मान रहा हूँ, और ये जो पूरा ये आई है, मतलब ये पहला अमीनो एसिड है, फिर ये दूसरा अमीनो एसिड, तीसरा अमीनो एसिड, और ये चौथा अमीनो एसिड। तो ये चौथा अमीनो एसिड से ये लोग अपना एसोसिएशन बनाए, तो इसे कहते हैं आई एंड I+4 का एसोसिएशन होता है। ऐसी बीटा शीट में I+3 का एसोसिएशन होता है, जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ये स्ट्रक्चर ऑफ बीटा शीट है, ये दिखता है जिग-जैग स्ट्रक्चर की तरह दिखता है बीटा शीट। आगे हम लोग बात करेंगे बीटा शीट के बारे में। ये आपका डायग्राम है अल्फा हेलिक्स का। अल्फा हेलिक्स को असल में रिबन टाइप दिखाते हैं हमेशा। कभी भी अगर आपको एरो दिखे तो आप समझ जाइए ये बीटा शीट है, और कभी भी अगर आपको रिबन दिखे तो आप समझ जाइए कि ये अल्फा हेलिक्स है। अभी हम लोग बीटा शीट्स के बारे में डिटेल में बात करते हैं। द बीटा शीट्स, यहाँ बीटा शीट में यहाँ पे कह रहे हैं कि बैकबोन जो है वो स्टैंडर्ड होता है थोड़ा सा, और इसीलिए वो जिगजैग फैशन में होता है और हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं होता। अगर आप एक चीज़ को खींच के डालेंगे तो वो जिगजैग स्ट्रक्चर में आ जाएगा, खिंचा हुआ होता है। इससे ज़्यादा ये फ्लेक्सिबल नहीं होता है ज़्यादा बीटा शीट्स, बल्कि अल्फा हेलिक्स थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, बिकॉज वो हेलिकल स्ट्रक्चर में होते हैं और ये जिगजैग पोजीशन में है, इसीलिए ये ज़्यादा स्टैंडर्ड होता है हमेशा, ये ज़्यादा इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। The arrangement of several segments side by side, all of which are beta conformation, is called a beta sheet. The zigzag structure of the individual polypeptide segment give rise to a pelluted appearance of the overall sheet. हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, मैंने बताया था आपको कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स अल्फा हेलिक्स में पाए जाएंगे और बीटा शीट्स में पाए जाएंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड्स बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, बल्कि मेजरली इन्वॉल्व होते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर के स्टेबलाइजेशन में। हमने बताया था आपको कुछ नॉन कोवलेंट फोर्सेज होंगे, तो यहाँ जो नॉन कोवलेंट फोर्स काम करता है बहुत ज़्यादा, वो है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड आपको अल्फा हेलिक्स में भी दिखाई देगा बहुत ज़्यादा, और आपको बीटा शीट के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे CONH बॉन्ड का एसोसिएशन हो जाता है। एक नॉर्मली पॉलीपेप्टाइड चेन जो होता है बीटा शीट का, वो 15 रेसिड्यूज तक लंबा होता है। ये दो तरीके के हो सकते हैं, या तो पैरेलल हो सकते हैं या तो एंटी पैरेलल हो सकते हैं। अगेन ये जो क्लासिफिकेशन दिया गया है पैरेलल और एंटी पैरेलल बीटा शीट,
ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पे दिया गया है। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि एक एरो टाइप का स्ट्रक्चर है। एरो टाइप के स्ट्रक्चर में जहाँ पे एरो का मुंह होता है वो कार्बोक्सिल टर्मिनल साइड होता है, और वो जो जहाँ पे टेल होता है वो आपका अमीनो टर्मिनल होता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों तरीके के एरोज़ हैं, एक उल्टे और एक सीधे। तो ये उल्टे और सीधे एरोज़ जो हैं ये पैरेलल और एंटी पैरेलल एसोसिएशन दिखाते हैं। ये एक और बीटा शीट का एग्जांपल है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लोग टर्न भी कर जाते हैं, कभी कभी ये टर्न भी कर जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं मगर ये टर्न कर जाते हैं। ये आपका एंटी पैरेलल बीटा शीट है जिसमें दिखाया गया कि एक बनता है जिगजैग स्ट्रक्चर, उसकी दूरी जो है वो 7 एंगस्ट्रॉम होती है। और जहाँ पे जिगजैग, ये एंटी पैरेलल क्यों कहा गया है? ये एंटी पैरेलल इसलिए कहा गया क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये एक तरफ जा रहा है, ये दूसरी तरफ जा रहा है, और ये अपोजिट साइड में जा रहा है। तो ये अपोजिट साइड्स होते हैं एरोज़ के, तो ये एंटी पैरेलल होते हैं। और इनके जस्ट नीचे ही आपके हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाते हैं। जो आपको ब्लू डॉट्स दिखाई दे रहे हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जो दिखाया गया है, बहुत क्लियरली दिखाया गया है इस फिगर के अंदर। ये आपका पैरेलल बीटा शीट है, जहाँ पे जो दूरी है वो 6.5 एंगस्ट्रॉम होती है एक रेसिड्यू से, एक टर्न से लेके मतलब एक बीटा प्लीट में जो दूरी होती है, जो एक पूरा जिगजैग स्ट्रक्चर का जो एक यूनिट होता है वो 6.5 एंगस्ट्रॉम होता है पैरेलल बीटा शीट्स में। और अगर आप ये देखें तो यहाँ पे एक डायगोनल रिलेशनशिप है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, और ये सब एक ही तरफ फेस कर रहे हैं, इसीलिए इनको पैरेलल बीटा शीट्स कहा जाता है। पैरेलल बीटा शीट्स जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होते हैं, और एंटी पैरेलल बीटा शीट्स प्रेफर होते हैं। जैसे कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि पैरेलल बीटा शीट्स लेस स्टेबल हैं एंटी पैरेलल बीटा शीट से। ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो जो पैरेलल शीट का हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं वो ज़रा डिस्टॉर्ट हो जाते हैं और ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं बना पाते हैं एज़ कम्पेयर टू द एंटी पैरेलल बीटा शीट्स। तो ये अगर जब आप उसको कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि एंटी पैरेलल बीटा शीट्स के जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जब आप उसको कंपेयर करेंगे पैरेलल बीटा शीट्स हैं। तो ये एक एग्जांपल है एंटी पैरेलल बीटा शीट का, जिसकी दूरी अगेन मैंने दिखाई है कि 7 एंगस्ट्रॉम है, और ये देखिए आपके दोनों पेप्टाइड्स चल रहे हैं साथ में। ये जो पहला डायग्राम है यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि जो ब्लू में जो एरोज़ हैं ये आपका बीटा शीट्स हैं, और जो रिबन टाइप दिख रहा है आपको येलो में वो अल्फ़ा हेलिक्स है। मतलब ये प्रोटीन रिच है ज़्यादा बीटा शीट में, और अल्फ़ा हेलिक्स भी इसके अंदर प्रेजेंट है, और ये बीटा टर्न्स या गामा टर्न्स दिखा रहे हैं अलग अलग कि वेरी कर सकते हैं। एक और फिर मैंने आपको एक यहाँ लगाया पॉलीपेप्टाइड है ये, और जिसमें अल्फ़ा हेलिक्स है और बीटा स्ट्रैंड है। आप इसको बहुत आराम से देख सकते हैं कि जो एरोज़ हैं वो बीटा स्ट्रैंड्स हैं, दिखाया भी गया है, और जो रिबन टाइप स्ट्रक्चर्स हैं वो अल्फ़ा हेलिक्स हैं। ये स्लाइड पता नहीं आप लोगों को मूवीज़ का शौक़ होगा या नहीं होगा, जिन्होंने KGF चैप्टर 1 देखा होगा उनको ये स्लाइड समझ में आएगा। इसमें प्रोटीन से इतना घबरा रहे हो तो मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूँ। तो यहाँ पे या अल्फ़ा हेलिक्स हो या बीटा शीट हो, ये दोनों ही प्रोटीन को एंटरटेन नहीं करते हैं। क्यों? उसके पीछे एक वजह है। प्रोटीन के अंदर एक स्ट्रक्चर, प्रोटीन जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर अमाइड बॉन्ड नहीं बन पाता है, या उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाता है। वो क्यों? क्योंकि जो उसका जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है उसके अंदर NH नहीं होता है। अगर NH नहीं होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अल्फ़ा हेलिक्स हो या बीटा शीट्स हो, इन दोनों को हाइड्रोजन बॉन्डिंग की सख्त ज़रूरत है अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो इसीलिए ये दोनों प्रोटीन से घबराते हैं। ये दो स्ट्रक्चर्स के अंदर प्रोटीन नहीं पाए जाते हैं। बीटा टर्न्स, यहाँ पे बीटा टर्न्स क्या हैं? बीटा टर्न्स जो होता है उसको बीटा टर्न्स कहते हैं। तो द लोकेशन ऑफ बेंड्स इंक्लूडिंग बीटा टर्न्स इन द पॉलीपेप्टाइड चेन and the direction and angle of these bends are determined by the number and location of specific bend producing residues such as proline, threonine, serine and glycine। तो जो वहाँ पे अनस्टेबल कर रहे थे स्ट्रक्चर को, यहाँ पे वो ये लोग स्टेबल कर रहे हैं। जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन शार्प टर्न में बहुत ज़्यादा मदद देता है, बिकॉज प्रोटीन जो है सिस और ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन दोनों में एग्जिस्ट कर सकता है, जो कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में डिस्कस करी है। थ्रेओनिन है, सीरीन है, ग्लाइसिन है,
ये सब ग्लाइसिन क्योंकि सिंपल स्ट्रक्चर है तो कहीं भी फिट हो सकता है, इसीलिए ग्लाइसिन का बहुत ज़्यादा जोर होता है टर्न्स के अंदर। सीरीन है और आपका थ्रेओनीन है। तो यहाँ पे भी जो बेंड होगा, कितना बेंड होगा, कैसा बेंड होगा, ये तक अमीनो एसिड डिसाइड करेंगे। बीटा टर्न्स नॉर्मली कॉमन होते हैं प्रोटीन्स के अंदर, और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो बनते हैं ये बिटवीन जो 3 रेसिड्यूज से सेपरेट होते हैं। अभी आगे हम लोग दिखाएंगे फिगर में। जैसे वैसे ही गामा टर्न्स में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो वो 4 रेसिड्यूज से सेपरेट होगा, और अगर गामा टर्न बनेगा तो वो 2 रेसिड्यूज से सेपरेटेड होगा। ये कनेक्टिंग एलिमेंट्स की तरह काम करते हैं जो कि अल्फा हेलिक्स और बीटा कॉन्फॉर्मेशन को जोड़ते हैं एक दूसरे को। और यहाँ सबसे कॉमन जो है वो बीटा टर्न होता है, जो कि एक एंटी पैरेलल शीट को भी जोड़ता है। अभी हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो बैरल लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं, या जो अल्फा जो सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स जो बनते हैं इसमें भी बीटा टर्न का बहुत बड़ा रोल होता है। अब ग्लाइसिन और प्रोलीन क्यों पाई जाती है बीटा टर्न्स में, इसकी वजहें हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बता चुका हूँ कि ग्लाइसिन क्योंकि सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है, तो इसलिए बहुत स्मॉल भी है और फ्लेक्सिबल भी है, और सबसे ज़्यादा अलाउड है रामाचंद्रन प्लॉट के अंदर। सबसे ज़्यादा अलाउड अगर कोई अमीनो एसिड है तो वो ग्लाइसिन है, क्योंकि ग्लाइसिन के पास R ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ H एटम है। और प्रोलीन इसलिए क्योंकि प्रोलीन मैंने आपको बता चुका, प्रोलीन को कोई दिक्कत नहीं होती सिस या ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में आने में। तो ये जो प्रॉपर्टी है सिस और ट्रांस कॉन्फॉर्मेशन में आने का, ये टर्न्स के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल होती हैं। अब जैसे कि आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि ये देखिए, ये 1 2 3 और 4, तो इसको मैंने I मान लिया, मैंने इसको I+1 मान लिया, और इसको I+2 मान लिया, और इसको I+3 मान लिया। तो ये एक स्ट्रक्चर है बीटा टर्न का। अगर मैं इसमें एक और रेसिड्यू बढ़ा दूं तो ये I+4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका अल्फा टर्न। और अगर मैं इसमें से एक I+3 हटा दूं, और फिर जो एसोसिएशन बनेगा इसका और इसका, I+2 का और I का, वो आपका गामा टर्न होगा। और जब I+4 के साथ एसोसिएशन बनाएगी, मतलब जो इसका ऑक्सीजन एटम है, जब वो हाइड्रोजन एटम के साथ एसोसिएशन बनाएंगे तो वो आपका अल्फा टर्न होगा। ये आपका एक और फिगर है जिसमें लूप्स और टर्न्स दिखाए गए हैं। जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो लूप्स और टर्न्स हैं, जो कि वेरी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बता चुका, अभी मैंने आपको बताया कि गामा टर्न भी हो सकता है, अल्फा टर्न भी हो सकता है, और बीटा टर्न भी हो सकता है। नॉर्मली कॉमन जो है वो बीटा टर्न है, जो कि I और I+3 से सेपरेटेड होता है, और ये सवाल कॉम्पिटिशन में बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है। नेक्स्ट सीरीज में हम लोग बात करेंगे ग्लोबुलर प्रोटीन्स की और फाइब्रस प्रोटीन्स में, जिसमें कोलेजन होगा, अल्फा केराटिन होगा और सिल्क फेब्रियन होगा। और फिर आगे बात करेंगे हम लोग टर्शियरी स्ट्रक्चर की और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की। जिन लोग को मेरा वीडियोस पसंद आए हैं प्लीज़ उसको लाइक और सब्सक्राइब करें, मैं उसको बहुत अप्रिशिएट करूँगा। थैंक यू वेरी मच। Please like, share and subscribe.